कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल आप लोगों की 90 डेज की क्रैश कोर्स का जो क्लास चल रहा है, उम्मीद है मुझे लगभग 70 से 75% जो आपका पेपर बनेगा इसी के अराउंड बनेगा और क्षमता आपकी अपने भरपूर प्रयोग करना है। मान के चलिए एक प्रकार का मतलब गैम्बल है, कह सकते हैं एक प्रकार का जुआ है जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी भी साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा ही होगा, क्योंकि वो तो फिर पेपर सेटर ही जानता है वो क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, लेकिन जितना मेरा अनुभव है, जितना मैं समझ पाता हूँ चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है और इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में, क्योंकि देखो मटेरियल इतना ज़्यादा है, सब जानते हैं, लेकिन उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्टेड चीज़ें आपको बतानी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और समय लगने का मतलब है जितना मैं चीज़ें कर रहा हूँ, आज की क्लास आज के ही दिन होनी चाहिए, तभी आपका पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सही साबित होगा। वरना अगर चीज़ों को पोस्टपोन करते रहे, आज नहीं कल देख लूँगा, कल नहीं परसों देख लूँगा, और सर वीडियो रखते ही तो कौन सा डिलीट कर रहे हैं, अगर ऐसी थिंकिंग है तो फिर पढ़ना छोड़ देना। क्यों? क्योंकि अगर आप आज के दिन का काम आज ही करोगे, जब 90 क्लासेस कंप्लीट होंगे तो आप उस मेरे साथ साथ होगे, आपकी चीज़ें पढ़ी भी होंगी, आपने चीज़ें रिवाइज भी करनी होंगी, आपने चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। वरना होगा क्या, 90 क्लासेस यहाँ कंप्लीट हुई, आप 40 क्लास में पहुँचोगे, उतना लिखते रहोगे, वहाँ पेपर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज जो आपका अगला है डे 6 से आपका क्रैश कोर्स का है, उसके देखते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स डे 6 से लिख लेना, और एक ही कॉपी मैंने आप लोगों को सलाह दी थी कि आप लोग एक ही कॉपी इसकी क्या करना, बनाना है डे 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, लिंग वचन पुरुष काल वाच्य के आधार पर शब्द न बदले जाएं तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला लिखो, ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल आदि के आधार पर परिवर्तित न हो। ठीक है, और वाच्य भी लिख दो, एक वाच्य आदि के आधार पर परिवर्तित न हो, आदि के आधार पर परिवर्तित न हो, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं बच्चों अव्ययी। क्या कहलाते हैं? अव्ययी कहलाते हैं। ठीक है, और हाँ एक यहीं पे करेक्शन कर लेना, जो भाववाचक संज्ञा वाला बताया था हमने लास्ट क्लास में, कितने उससे बनाई जाती है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर 5 पहले कराया आपने, 4 एनसीईआरटी मैंने जो देखी उसमें 4 लिखा था। ठीक है, आप 5 वाला ध्यान रखना, क्योंकि अव्ययी से भी बनाए जाते हैं, वो 5 कर देना। भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों से बन सकती है? एक। दूसरा क्वेश्चन, एक क्लास नंबर 3 थी, मैंने कल कमेंट सेक्शन पिन भी किया था, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन वाला, क्या उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, यानी उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन जो कमीशन था वो 2002 करना, और 2007 जो मैंने करा रखा है, 2007 में उत्तराखंड जो विद्युत नियामक आयोग है उसके साथ कुछ और जुड़ा था, एक एक्ट आया था, वो था। मैं क्लास नंबर 3 चेक कर लेना, उसमें कॉमेंट को मैंने पिन किया होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिंग वचन पुरुष काल वाच्य में परिवर्तित न हो तो ऐसे वाक्य क्या करना, शब्द क्या करता है? अव्ययी। दूसरा क्वेश्चन आयोग को लगा, इन बच्चों से पूछो अव्ययी की भेद, तो आपने तुरंत बता दिया 4। तीसरा क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा एक अव्ययी का भेद नहीं है? ध्यान से सुनना, इनमें से कौन सा एक अव्ययी का भेद नहीं है। तो इसमें अव्ययी के भेद क्या क्या होते हैं? देखो, पहला अव्ययी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, यानी ऐसे सारे शब्द जो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताते हैं, अव्ययी कहलाते हैं। दूसरा होता है बच्चों संबंध बोधक, संबंध बोधक। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे से, इनमें से कौन सा एक क्रिया विशेषण का भाग नहीं है। तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, और फोर्थ होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये 4 शब्द होते हैं जो अव्यय के टाइप होते हैं, 4 प्रकार के। मुख्यतः अव्यय के मुख्यतः लिख देना, यानी बेसिकली एक 4 क्या होते हैं, भेद होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा। अब आपके आयोग को लगा कि यार ये तो रटंती विद्या फलंती नहीं वाले बच्चे हैं, इनको तो कैसे भी मैं बेवकूफ बना दूंगा। मैं इनसे एक काम करता हूँ, क्रिया विशेषण शब्दों के बारे में पूछता हूँ, इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, या अपने आप में कौन सा परिमाणवाचक, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी ये क्रिया विशेषण जो होती है ये अपने आप में 4 प्रकार की मुख्यतः होती है, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस वाली क्लास में भी, मतलब इस जो क्रैश कोर्स है इसमें भी, और पहले भी मैंने कराया है। तो अब आयोग को लगा एक काम करते हैं, इनसे संबंध बोधक अव्यय के बारे में पूछते हैं, इनमें से कौन सा एक संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, ये वाले। अब आपको शब्द लिखा होगा संबंध बोधक अव्ययी, पढ़िए यार, पढ़िए, आराम से पढ़िए, खुश मिजाज होकर पढ़िए। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का सीधा सीधा मतलब है जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं उसके वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब आपसे तुरंत उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें से कौन सा एक संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन दे दिया, धीरे धीरे, के, बाहर, इस प्रकार से, या अंदर, इस टाइप से कोई भी शब्द दे दिया, और पूछा कि इनमें से कौन सा एक संबंध बोधक अव्यय का एग्जाम्पल है। अपनी खोपड़िया को वहां पे पूरी तरीके से एक्टिव रखना है, चार्ज रखना है, ये नहीं कि यहाँ से चार्ज गया
वहां जाने तक बैटरी डल होगी और मतलब वो दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है। इस टाइप के काम नहीं करना है। संबंध बोधक अवयव इनमें से कौन से, तो ध्यान रखना के बाहर के सामने, यानी इस टाइप के जब शब्द दिखेंगे आपको, के बाहर के सामने, ठीक है, इस टाइप के शब्द दिखेंगे आपको तो संबंध बोधक। इसके अलावा के ऊपर, के मारे, की ओर, के ऊपर, छत के ऊपर, ठीक है, के मारे, दर्द के मारे, ठीक है। इसके अलावा आप लिख लो की ओर, के सामने, के पीछे, छत के पीछे, घर के पीछे, ठीक है, के पीछे, यानी कहीं ना कहीं संबंध बता रहा होगा। इसके अलावा के समान, के विपरीत, के समान, उसके समान कोई नहीं, के विपरीत, वह उसके विपरीत है, इस टाइप के सेंटेंस, विपरीत, ये वाक्यों में प्रयोग किया गया होगा तो तुरंत समझ जाना संबंध बोधक अव्यय है, यानी इस टाइप के आपको शब्द दिखेंगे संबंध बोधक अव्यय। अब दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, उसने संबंध बोधक अव्यय के अंदर जाके नहीं पूछा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा एक अव्यय है, तो ये अव्ययी है, ठीक है। क्रिया विशेषण के अव्यय मैंने 4 प्रकार के बहुत अच्छे से पढ़ाए थे आपको प्रीवियस क्लास, अगर आपको याद होगी तो ध्यान रखना। एक स्थानवाचक अव्यय बताया था, एक रीतिवाचक बताया था, एक इसके अलावा परिमाणवाचक बताया था, परिमाण वाचक, ठीक है। और इसके अलावा एक आपको अव्यय और बताया था, वो कौन सा बताया था, स्थिति मतलब स्थान, रीति, परिमाण और कालवाचक। ये 4 के 4 मैंने आपको पढ़ाए हुए, अच्छे से आपको ध्यान होगा। इसके बाद उसने कहा यार एक चीज करते हैं, इनको ये बच्चे जो हैं ये स्टडी विद योगेश से पढ़ रहे हैं आजकल, एक काम करता हूँ, उसने इनको ये सब पढ़ा रखा है, लेकिन मैं इसका एक ट्राई करता हूँ क्या इससे संबंध बोधक के अलावा समुच्चय बोधक अव्यय के एग्जाम्पल भी बताएं। तो अगला लिखो, इनमें से कौन सा एक समुच्चय बोधक अव्यय होगा। क्वेश्चन क्या आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। ये 90 डेज का क्लास है, यहाँ ऐसे रट्टा मारना है, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे समुच्चय बोधक क्या होता है, जो समुच्चय मतलब योजक जिसको बोलते हैं, यानी जो प्लस करता है, योजक जो सेंटेंस को जोड़ता है अपने आप में, यानी कहीं ना कहीं आपको एक सेंटेंस दिया होगा, दूसरा उसके साथ सब सेंटेंस दिया होगा, उन दोनों को जोड़ रहा होगा। और ऐसे शब्द क्या होता है, जैसे और, उसने खाना खाया और चला गया, ये यूज कर रहा है संयोग, या क्योंकि, इसलिए, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, तो ठीक है। तो लिखो इसमें और, उसने खाना खाया और चला गया, या ठीक है, घर जाओ, या मतलब घर जाओ या यहीं रहो, इस टाइप का दूसरा सेंटेंस। क्योंकि वह एग्जाम में प्रथम आया, क्योंकि वह बहुत मेहनत करता था, इसलिए मैं कहता हूं ऐसा पढ़ाई करो, इसलिए सफलता मिल जाएगी, ठीक है। इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा या, ना, बल्कि, ना, बल्कि, इस टाइप की चीजें, यानी ये जो सबके तथा, ये शब्द में क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, यानी एक सेंटेंस दिया होगा आपको, उसके साथ एक योजक शब्द होंगे। इसमें क्या होता है देखना, इससे पहले का सेंटेंस और उसके बाद का सेंटेंस आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, आपस में लिंक है इन शब्दों के साथ, ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय के एग्जाम्पल हो गए। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, इनमें से कौन सा एक समुच्चय बोधक अव्यय है, या सेंटेंस के रूप में पूछेगा, इनमें से किसमें एक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। क्या आता है, विस्मयादि बोधक, ये तो आपको पता ही है, विस्मयादि बोधक, ये तो आपको तुरंत वैसे ही पता है। विस्मयादि बोधक में आप लोग सीधे समझ लेना, इसमें लिख दो, जब मन में विस्मय, हर्ष, क्रोध, शोक, प्रशंसा के भाव आते हैं। इसमें आपको कभी मन में शोक का भाव आएगा, इस शब्द को जोड़ के, क्रोध, प्रशंसा, ऐसे शब्द, ठीक है, घृणा आदि, इस टाइप की जब चीजें आएंगी विस्मयादि बोधक होगा। तो इसके एग्जाम्पल जैसे आपने कहा बाप रे, हाय, इस टाइप की चीजें। इसके अलावा उफ, हे राम, आह, इस टाइप की जब सेंटेंस आते हैं, यानी आपको विस्मय होता है, शाबाश, काश, अरे, ओह, इस टाइप के जब शब्द आते हैं तो विस्मय हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख दो, जैसे विस्मयादि बोधक अव्यय क्या हो सकते हैं, जैसे आपने कहा बाप रे, इतना बड़ा, तो ठीक है। इसके अलावा उफ, ये सब के सब क्या हैं, विस्मयादि बोधक हैं। इसके अलावा साथ साथ ही लिखिए, हे राम, आह, शाबाश, काश, ठीक है, हे राम, शाबाश, काश, ये सब के सब क्या हैं, विस्मयादि बोधक हैं। इसके अलावा हे भगवान, सावधान, ये सब, हे भगवान, सावधान आदि। तो ये सब के सब अपने आप में क्या होते हैं बच्चों, विस्मयादि बोधक के एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आप कहीं से भी हैं, क्या है, पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये अव्ययी क्या होते हैं, ये शब्द कभी नहीं बदलेंगे। अब क्योंकि को आप बहुवचन बनाओ, क्योंकि रहेगा, क्योंकि का लिंग परिवर्तन करो, चाहे सीता के साथ लगाओ, राम के साथ, वो शब्द क्योंकि का क्योंकि रहेगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाले, इसीलिए क्या है, अविकारी शब्द है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद उसने कहा एक काम करते हैं, क्रिया के होने के समय को जो प्रकट करता है वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो परिभाषा के रूप में लिखो, क्रिया के होने के समय को जो बताएगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, क्रिया के होने का समय, क्रिया के
होने का समय जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी टाइम पीरियड, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। और मैंने आपको ये अच्छे से बता रखा है, जैसे दोपहर में, सायंकाल, सुबह, इस टाइप के जब शब्द होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रिया के होने का जो तरीका है, जो तरीका बताएगा उसको रीतिवाचक बोलते हैं। धीरे धीरे, तेज से लिखो, क्रिया के होने का तरीका जो बताता है, क्रिया के होने का तरीका, मेथड क्या है, ठीक है, तरीका, ये होगा बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा लिखो, क्रिया के होने का क्रिया के होने का परिमाण जो बताता है, यानी क्रिया के होने का अपने आप में मात्रा, क्रिया के होने की मात्रा या क्रिया की मात्रा बताएगा। क्रिया की मात्रा लिख दो, क्रिया की मात्रा जो बताता है उसको बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो ढंग से पढ़ता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, भले ही उसको नौकरी लगने में थोड़ा समय लगे, लेकिन लगती जरूर है, ठीक है। क्रिया के होने का जो स्थान बताएगा वो क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कहाँ पर वो क्रिया हो रही है, यानी उस क्रिया की स्थान बताएगा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, संबंध बोधक शब्द जुड़ते हैं, यानी किन शब्दों के आगे संबंध बोधक शब्द जुड़ते हैं, इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। अगला लिखो, संबंध बोधक शब्द जुड़ते हैं, इंपोर्टेंट कर देना। संबंध बोधक शब्द जुड़ते हैं, यानी कहाँ जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, संबंध बोधक शब्द जुड़ते हैं, यानी किसके साथ जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे बच्चों संज्ञा प्लस सर्वनाम के साथ। और ऑप्शन में आएगा संज्ञा, संज्ञा प्लस सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, केवल विशेषण, कुछ भी आता है तो आपको संबंध बोधक शब्द कहाँ जुड़ते हैं, संज्ञा व सर्वनाम के साथ, ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए। इसका अलावा अव्यय का एक दूसरा नाम भी है, अव्यय का अन्य नाम, अव्यय का अन्य नाम ये होते हैं बच्चों अविकारी शब्द। अविकारी शब्द बोला जाता है अव्यय को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी में समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। लिखो, हिंदी में समुच्चय बोधक के भेद, हिंदी में समुच्चय बोधक के भेद कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। और ये 2 भेद कौन कौन से, ये ध्यान रखना है, एक को बोलते हैं समानाधिकरण, एक को बोलते हैं व्यधिकरण। समानाधिकरण अव्यय और व्यधिकरण ठीकरण, ठीक है, ये भी 2 भेद क्या होते हैं हिंदी में समुच्चय बोधक के। इसके अलावा रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, इनका एग्जाम्पल पूछेगा, इनमें से कौन सा है रूढ़ है, यौगिक है या यौगरूढ़ है। देखो, रूढ़ शब्द तुरंत समझ जाना, ऐसा शब्द जिसका खंडन नहीं कर सकते, यानी आप उसको तोड़ नहीं सकते, ध्यान से समझना। ऐसे सारे शब्द, चाहे परिभाषा लिख लो उसके आगे, ऐसे सारे शब्द जिनका खंडन नहीं हो सकता और वो किसी न किसी के अर्थ को, मीनिंग को बताएंगे। जैसे मैंने कहा किताब, अब किताब को क्या तोड़ोगे आप, घोड़ा, क्या तोड़ोगे इसको आप, घोड़े को राम, यानी एक कंप्लीट अर्थ होगा उसका और उसका आप खंडन नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने किताब लिख दिया, ठीक है, मैंने घोड़ा कहा, मैंने बैल कहा, ठीक है, मैंने इसके अलावा पानी कहा, कुछ भी शब्द जो आप आदि, आप इसको तोड़ ही नहीं पाओगे, लेकिन इनका अपना एक कोई ना कोई मीनिंग होगा, तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसने कहा रूढ़ तो पूछ लिया, यौगिक शब्द पूछते हैं, इसकी पकड़ कितनी है हिंदी में, ठीक है। इनमें से कौन सा एक यौगिक शब्द है, नाम से लग रहा है आपको यौगिक 2 शब्दों के जोड़ से बना होगा, यानी कहीं ना कहीं 2 शब्द होंगे उसको जोड़ के बनाया गया होगा, और वो अपने आप में क्या कर सकते हैं, मतलब टूट भी सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, विद्यालय कहा, विद्यालय मतलब 2 शब्द कौन से होते हैं, विद्या प्लस आलय, यानी एक तो विद्या का घर, ठीक है। इसके अलावा पुस्तकालय, पुस्तक का घर, ठीक है। देवालय, देवालय यानी जहां भगवान क्या करते हैं, निवास, देव का आलय, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है आपका, शिवालय, जहां शिव का निवास है। ये सब के सब क्या होते हैं, यौगिक शब्द। यानी आप इन शब्दों को अगर तोड़ोगे तो आपका कोई ना कोई मीनिंग निकल जाएगा और 2 शब्द के योग से बनेगा, दोनों का अपना क्या होगा, मीनिंग। पूछेगा इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है, उसने कहा इन रटुए बच्चों को यौगिक और रूढ़ छोड़ो, यौगरूढ़ शब्द पूछ लेता हूं कि क्या होते हैं। तीसरे जो शब्द होते हैं बच्चों, यौगरूढ़ शब्द होते हैं, और यौगरूढ़ शब्द उनको बोला जाता है जैसे उसके लिए क्या होगा, कोई एक शब्द होगा वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में इंडिकेट करेगा, यानी उसका अपना एक विशिष्ट क्या होगा, उसकी मतलब विशिष्ट चीज उसकी होगी उस शब्द की। जैसे मैंने कहा आपसे पंकज, अब आप कहोगे सर पंकज, अब हिंदी में कितनी पकड़ है आपकी, ठीक है, इसका अर्थ पता होना चाहिए। पंकज माने होता है जो कीचड़ में खिलने वाला, यानी कमल के लिए यूज होता है, तो पंक माने होता है कीड़ा, पंकज मतलब हो गया जो कीड़े मतलब कीचड़ में खिलता है, ठीक है। पंक माने होता है कीचड़ और पंकज माने होता है जो उसमें खिलता है, तो उसके लिए यूज रखा है। इसी अलावा मैंने कहा आपसे नीलकंठ, नील है, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, अर्थात
किसके लिए? सीव के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा पीतांबर, पीले हैं अंबर, पीतांबर यानी जिसने पीले कपड़े पहने हैं, ठीक है। लंबोदर, लंबोदर ये किसके लिए, लंबोदर किसके लिए प्रयोग हो रहा है? सबके सब, गणेश के लिए हो रहा है, कोई विष्णु के लिए हो रहा है, तो पंकज हो रहा है, नीलकंठ हो रहा है। तो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? आप इनका जो शब्द होगा किसी थर्ड पर्सन की ओर इशारा करेगा तो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसको ध्यान रखना, इनमें से कौन सा योगरूढ़ शब्द है, इनमें से कौन सा अपने आप में यौगिक शब्द है। इस तरीके से क्वेश्चन जो आपका पेपर में बनाया जाता है उसको आपने ढंग से ध्यान रखना। अब कई बच्चों ने कहा सर ठीक है हिंदी तो बहुत पढ़ाए जा रहे हो, कितने नंबर ले आएंगे? 20 नंबर से हमारा सिलेक्शन होगा क्या? आप इतने बेवकूफ समझते हैं हमें कि 20 नंबर से हम सेलेक्ट पा देंगे? मैंने कहा नहीं बच्चों नहीं, ध्यान से सुनो, हिंदी पढ़ के ही सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना आपको हिंदी भी है, उत्तराखंड भी है, जनरल स्टडी भी है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, सब चीज पढ़ना, करंट अफेयर। तो आपने कहा सर यार एक चीज बताओ, हम आपके साथ 90 डेज क्यों बिताएं, मतलब क्या मिल जाएगा हम आपके साथ 90 डेज बिता के? मैंने ये कहा तेरे से कि देख हाथ पकड़ के मैंने बिठा नहीं रखा, जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन 90 डेज जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो कहेगा वास्तव में गुरुजी हमें बहुत फायदा हुआ। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस तरह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इस पर भरोसा करना या न करना इंसान के हाथ में है। कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपकी ही चीजें पढ़ा रहा हूँ, आपको ही रिवीजन करा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो उसने तुरंत मेरे से क्वेश्चन कर दिया, सर एक बार बताओ इकोनॉमी कब पढ़ाओगे? मैंने कहा पढ़ा तो रहा हूँ, देख 1990 के आर्थिक संकट के समय भारत ने किन देशों से ऋण लिया? लिखो 1990 के आर्थिक संकट, 1990 के आर्थिक संकट यानी 1990 के दशक हैं संकट में भारत ने ऋण लिया किन संस्थाओं से? भारत ने ऋण लिया किन संस्थाओं से लिया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसको लिखोगे IMF प्लस विश्व बैंक से भारत ने किया था। 1990 के आर्थिक संकट में भारत ने जो ऋण लिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। जो चालाक छात्र होगा तुरंत देख लेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना था, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने देश हैं, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, कहाँ इसका मुख्यालय, ये तुरंत देख लेगा। विश्व बैंक को IBRD भी बोलते हैं, ठीक है। IBRD 2-3 चीजों से मिलकर विश्व बैंक बनता है, सामान्यतः इसको IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिन्यूएबल एंड डेवलपमेंट, यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो पुनर्निर्माण और विकास के लिए कार्य करता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिन्यूएबल एंड डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, 1990 के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण लिखिए। 1991 के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक है, आई थिंक ये 11th चल रहा है आपका, संकट का प्रमुख कारण क्या कॉज ऐसा था जिससे 90 का आपका क्या आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था? तो भारत के प्रति, भारत का जो था अपना बाहरी ऋण का उच्च स्तर, यानी इसमें लिख लो एक मुख्य पॉइंट, मुख्य कारण था, ठीक है। बाहरी ऋण का उच्च स्तर, यानी कहीं ना कहीं लेवल जो था बाहर के ऋण का उच्च, यानी हाई लेवल का ऋण हो गया था, विदेशों से भारत क्या हो गया था, फंस गया था ऋण में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है LPG, उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जो भारत ने अपनाया था, कब अपनाया था? लिखो LPG भारत ने कब बनाया था? 1991 में। इसको फुल फॉर्म लिख लेना, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भारत ने कौन सी आर्थिक नीति के बाद अपनाया था? 1991 की आर्थिक नीति के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि इनमें निजीकरण को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, यानी प्राइवेटाइजेशन क्या है? देखो निजीकरण की परिभाषा लिखो, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। तो लिखिए सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनी, यानी जो सरकार की अपनी सरकारी कंपनी होगी के स्वामित्व, उसका जो मतलब ऑनर है या उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट से बाहर होना, उसको क्या बोलते हैं? निजीकरण। यानी वो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी होंगी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में के जो उद्योग होंगे, उनसे सरकार क्या करती है? अपने स्वामित्व वापस ले लेती है, अपना शेयर वापस लेने लगती है और उसको प्राइवेट की ओर डालने लगती है, यानी उसमें प्राइवेटाइजेशन होने लग जाता है। तो लिखिए सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व व प्रबंधन से बाहर होना, सरकार द्वारा सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना ही क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और शब्द आता है विनिवेश। क्या पता आपका एग्जामिनर इतना चालाक हो क्योंकि ये सिमिलर टाइप के लगते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। तो विनिवेश की परिभाषा आप लोग लिखिए। देखिए उसको लगा यार इनने निजीकरण पढ़ लिया, लेकिन इनसे एक काम करता हूँ, विनिवेश पूछता हूँ, डेफिनेशन डाल देता हूँ प्राइवेटाइजेशन की। तो वहां देखना प्राइवेट निजीकरण में क्या होगा, सार्वजनिक कंपनियां होंगी, सरकार वहां से अपनी इक्विटी यानी अपना शेयर वापस लेगी और उसका जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। लेकिन विनिवेश में क्या होता है, सरकार डायरेक्टली अपनी इक्विटी पूरा वापस नहीं लेगी। जैसे सपोज कोई 100% कंपनी है, उसमें 100% भागीदारी सरकार की है, तो सरकार ने कहा एक काम करता हूँ 10% इक्विटी बेच देता हूँ, तो ये विनिवेश होने लग गया। यानी अब सरकार का क्या हो गया, 90%
50% हिस्सा हो गया। फिर सरकार ने कहा 15% और निकाल देता हूं मैं अपना हिस्सा, तो सरकार का कितना हो गया 75%। तो धीरे धीरे सरकार अपनी इक्विटी वापस लेके जनसामान्य को दे रही है या किसी को दे रही है, तब वो विनिवेश कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी सरकार जैसे निवेश करते रहे, पैसा लगाती है, तो इसमें अपना लगाया हुआ वापस लेगी। तो विनिवेश की परिभाषा लिखो, सार्वजनिक उद्यमों द्वारा, यानी सार्वजनिक कंपनियां सरकारी कंपनी होती हैं, इक्विटी को जनसामान्य की बिक्री से निजीकरण की ओर लाना, यानी जो उसके शेयर होते हैं, इक्विटी होती है, उसको बेच देगी और अपना क्या कर देगी, वो प्राइवेट सेक्टर या जनसामान्य को देने लग जाएगी। तो डायरेक्टली न देके धीरे धीरे करेगी। तो लिखना है आपको, सार्वजनिक उद्यमों द्वारा इक्विटी को जनसामान्य की बिक्री से निजीकरण की ओर बढ़ावा देना विनिवेश कहलाता है। ठीक है, अगला लिखो, आपात के परिमाण को सीमित करने हेतु सरकार क्या क्या कर सकती है। आयात के परिमाण, जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी आता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे होता क्या है, जब सरकार बाहर से कोई चीज अपने देश में मंगाते हैं उसको आयात बोलते हैं, और जब अपने देश से हम दूसरे जो भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो आयात के परिमाण, आयात को सीमित करने हेतु लिख दो, आयात को सीमित करने हेतु सरकार क्या क्या करती है। 3 स्टेप बहुत फेमस है। एक कोटा लगा देती है सरकार, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक सरकार सब्सिडी देती है, किसको देती है अभी बताता हूं, सब्सिडी। और तीसरा सरकार क्या करेगी, प्रशुल्क, टैरिफ, प्रशुल्क। ये 3 स्टेप अपनाती है। यदि हमारे देश में दूसरे देश से जो चीज़ आ रही है उसका कोटा निर्धारित कर देगी, यानी अगर कहीं 100 यूनिट अगर आ रही है तो उसको 40 यूनिट फिक्स कर देगी, बोलेगी चाइना से इस चीज़ की हमारे पास 40 ही यूनिट आएगी, तो हमारे देश का मार्केट जो है वो क्या होगा, आयात कम होगा, कोटा फिक्स कर दिया। सब्सिडी क्या होगा, अपने देश के लोगों को सरकार क्या कर देगी, सब्सिडी देगी, ताकि उनको ज़्यादा उत्पादन करने का क्या करे, मन करे। और उत्पादन क्योंकि सरकार पैसा दे रही है तो ज़्यादा अपने देश के लोग सोचेंगे यार सरकार जब दे ही रही है हमें सब्सिडी, तो हम इसका और प्रोड्यूस करते हैं, तो मार्केट में हमारी वस्तुएं ज़्यादा होंगी। और विदेश की जो वस्तुएं हैं उस पर सब्सिडी यहाँ मिल रही है, तो यहाँ की वस्तुएं सस्ती और विदेशी जो वस्तुएं महंगी होगी। जो आम नागरिक होगा वो विदेशी वस्तुओं को न खरीद के देसी वस्तुओं को खरीदेगा। और प्रशुल्क होता है टैरिफ, यानी सीमा पे जब हमारे देश में कोई चीज आएगी उस पर जो टैक्स लगता है उसको ही टैरिफ बोला जाता है। तो टैक्स रेट बढ़ा देगी तो वो चीज उनकी महंगी हो जाएगी, हमारे देश में नहीं बिकेगी। जब चीज हमारे देश में नहीं बिकेगी तो हमारे देश वाले आयात ही नहीं करेंगे उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, 1991 के आधार 1991 के आर्थिक सुधार से क्या प्रभाव पड़ा। ये लोग पीसीएस में भी आता है कभी कभी। ठीक है, आर्थिक सुधार जो 91 का था का प्रभाव क्या पड़ा। हमेशा याद रखना, कृषि क्षेत्र की समृद्धि कम हो गई थी। ठीक है, कृषि क्षेत्र की समृद्धि कम हो गई थी, पहला। सेकेंडरी, उद्योग क्षेत्र थोड़ा बढ़ने लगा था। ठीक है, उद्योग क्षेत्र की समृद्धि बढ़ने लगी थी। सेवा क्षेत्र भी बढ़ने लगा था, सेवा क्षेत्र की समृद्धि जो होगी थी बढ़ने लगी थी। इसके अलावा एक पॉइंट को, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। विदेशी, अब ये कैसे क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन जब पूछेगा 1991 के आर्थिक सुधार का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव नहीं पड़ा, तो 2-3 पॉइंट इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे, तो समझ जाना उसको। ठीक है, इसके अलावा सेन सूचकांक का संबंध लिखिए। सेन सूचकांक, ये पहले भी करा दिया मैंने। ठीक है, ये 3 बार करा रहा हूँ, और तीसरी बार, पहले जब मैंने कराया था सेन सूचकांक उस बार ही बीपीडीओ के पेपर में आया है, अभी देख लेना कुछ दिनों पहले जो बीपीडीओ का हुआ था। फिर करा रखा है, फिर बता रहा हूँ, सेन सूचकांक निर्धनता के मापन के लिए है, निर्धनता। और इसका विकास किया था अमर्त्य सेन ने, इसको लिखो, इसका विकास किया था अमर्त्य सेन ने। ठीक है, अगला लिखो, स्वतंत्रता से पूर्व निर्धनता की अवधारणा किसने पेश की। स्वतंत्रता से पूर्व निर्धनता की अवधारणा, स्वतंत्रता पूर्व निर्धनता की अवधारणा नेहरू जी, निर्धनता के बारे में बताया था। ठीक है, नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी ने कहा था स्वतंत्रता से पूर्व निर्धनता के बारे में। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, जो एक मतलब न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन जो किया जाता है, किस कमेटी की सिफारिश पे किया गया था, वो लिखना है। यानी कितना आप खा रहे हैं, आपकी कैलोरी क्या है, उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि आप गरीब हैं या नहीं। शहरी क्षेत्रों में आप इतना उपभोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, इसके आधार पर। ठीक है, देखो, न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन, न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर, उपभोग के आधार पर निर्धनता का निर्धारण, निर्धनता का निर्धारण। वाई के अलग समिति थी इसके लिए, उसका नाम लिख लो, वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग समिति। इसने कहा था कि भारत में ऐसा होना चाहिए, और 1979 में इसने रिपोर्ट दी थी अपनी। ठीक है, रिपोर्ट, और 1977 में इसका गठन हुआ था। तो गरीबी रेखा के लिए जो कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बंदा 2400 कैलोरी प्रतिदिन ले रहा होगा, 2400 कैलोरी पर डे, ठीक है, वो गरीब नहीं होगा। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी,
ये पर डे, ये मैंने आपको बताया था, ये शहरी के लिए था इसका, और एक ग्रामीण इलाके के लिए था, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, व्यक्ति गणना अनुपात विधि किस चीज के लिए प्रयोग की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना, व्यक्ति अनुपात गणना विधि यानी पर्सन रेशियो काउंटिंग मेथड, ठीक है। तो व्यक्ति अनुपात गणना विधि, इसका संबंध लिखना, व्यक्ति अनुपात गणना विधि, इसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है वो लिखना आपको। निर्धनता रेखा से नीचे का अनुपात होता है जन अनुपात, इसको लिखो, निर्धनता रेखा से नीचे का जन अनुपात। निर्धनता रेखा, जो निर्धनता रेखा पॉवर्टी लाइन होगी उससे नीचे का जो रेशियो होगा जनता, निर्धनता रेखा से नीचे जन अनुपात, जनुपात लिख दो, जनुपात यानी समझ जाओगे आप जनता का अनुपात, ठीक है, निर्धनता से रेखा के नीचे। अगला लिखो आप लोग, इसको ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना, निर्धनता के आधिकारिक आंकड़े कौन जारी करता है? ऑफिशियल डाटा उसका, ठीक है। निर्धनता के आधिकारिक, ऑफिशियल, ठीक है, आंकड़े कौन जारी करता है? नीति आयोग, पहले इसको योजना आयोग बोलते थे, ठीक है, नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, नीति आयोग। और निर्धनता के, अब क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है, निर्धनता का आकलन उपभोग के आधार पर कौन करता है? निर्धनता का आकलन करेगा, ब्रैकेट में लिखो, उपभोग व्यय के आधार पर, यानी खाने पे कितना खर्च कर रहा, उपभोग व्यय के आधार पर, ये करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऑफिस लिख दो, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ बोलते हैं उसको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये लिखा है मैंने आकलन, देखना उपभोग व्यय के आधार पर, तब ये लिखोगे, और ये लिखा है आधिकारिक आंकड़े, दोनों के नीचे हाईलाइट कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ किसे मिलता है? अगर आप डायरेक्टली निर्धनता के निवारण के लिए कोई योजनाएं चलाएंगे वो गैर निर्धन लोगों को मिलता है, गरीब लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, जो गरीब नहीं होते वो फायदा उठाते हैं, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। 2 योजनाएं आपने इंपोर्टेंट नोट करनी है, खुद ढूंढ लेना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1999-98 के आसपास कहीं होगी, और काम के बदले अनाज 2004 के आसपास कहीं होगा, चेक कर लेना कितना है। एक लिखना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब हुई थी शुरू, और काम के बदले अनाज योजना कब से शुरू हुई थी। आपने कहा सर एक चीज बताओ, आप हम कितना पढ़ा लोगे हमको? आपने चलो हिंदी 20 में से 20 दिला दी, जीएसबी 30 में से 30 दिला दी, 50 52 नंबर में थोड़ा सिलेक्शन होगा, 50 में से थोड़ा हम गलती करके आएंगे, सर आप इतना मानते हैं, इतना माफ करना, 50 का आप पढ़ा दोगे तो 40 तो हम ले आएंगे, लेकिन उससे कहाँ सिलेक्शन होगा हमारा? उत्तराखंड सर क्या भूल गए क्या? उत्तराखंड जिसकी 40 नंबर की मांग है, पूरा उत्तराखंड का छात्र उस 40 नंबर के पीछे भागता है और आप उसको स्किप कर रहे हैं। जानते नहीं सर आप कितने बड़ा धोखा दे रहे हैं बच्चों को? मैंने कहा नहीं जानता हूं, मैं जो है मैं अपने हिसाब से करूंगा। उत्तराखंड लिखो, चंद की प्रशासनिक इकाइयां क्या कहलाती थी? चंद की प्रशासनिक इकाइयां, चंद की प्रशासनिक इकाइयां क्या कहलाती थी? इसको बोला जाता है गरखा या परगना। क्या बोला जाता था? गरखा ऑब्लिक परगना बोला जाता था इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख किसका है? बाड़ाहाट शक्ति, और ये बाड़ाहाट किसका नाम था? उत्तरकाशी का, ठीक है, पुराना नाम बोला था बाड़ाहाट, गोविसाण था काशीपुर का। ये बाड़ाहाट उत्तरकाशी को बोला जाता था और गोविसाण बोला जाता था काशीपुर को। ये राजा गुह का है, राजा गुह नाम का एक राजा था, ठीक है, इसका है बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन लिखो, गणनरेशों की वंशावली कहाँ से मिलती है? गणनरेश वंशावली कहाँ से मिलती है हमें? सभासार से, सभासार से। ये सभासार किसने लिखी है? सुदर्शन शाह ने, सुदर्शन शाह ने क्या लिखी है? सभासार की रचना की है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो, फतेह प्रकाश नामक जो प्रसिद्ध रचना है किसकी है? फतेह प्रकाश। ये जो फतेह प्रकाश लिखी है बच्चों, ये लिखी है अपने आप में रतन कवि ने। किसने लिखी है? रतन कवि ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो, गुलदस्त तवारीख एक कोही किसके द्वारा लिखी गई है? मियां प्रेम सिंह के द्वारा, जो कि टिहरी के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो लिखो गुलदस्त, बस पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है, मेहनत दिख जाती है, ठीक है। तवारीख, गुलदस्त तवारीख ए कोही, तवारीख ए कोही,
ये किसके द्वारा लिखी गई है? टिहरी का इतिहास बताती है। ये लिखी गई मियाँ प्रेम सिंह के द्वारा। इसके ब्रैकेट में लिख देना टिहरी का इतिहास बताती है, मियाँ प्रेम सिंह के द्वारा, और ब्रैकेट में लिख देना टिहरी का इतिहास ही क्या करती है? बताती है। टिहरी इतिहास के बारे में क्या करता है? जानकारी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, केदार मंडल व स्त्री देश पर ललितादित्य के आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है? केदार मंडल व ललितादित्य कौन था? कश्मीर का एक शासक हुआ करता था। ठीक है, वो जानकारी देता है। कश्मीर का इसको अकबर भी कहते हैं, वही होगा ये ललित वगैरह। ठीक, तो लिखो केदार मंडल व स्त्री देश पर, केदार मंडल प्लस स्त्री देश पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी, आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है रास तरंगिणी से। किससे? रास तरंगिणी से हमें क्या मिलती है? इस पे आक्रमण की जानकारी मिलती है। रास तरंगिणी है। ठीक है, रास तरंगिणी जानकारी किससे मिलती है? इससे मिलती है। और रास तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन लिखो, गणराजवंश काव्य गणिका नाटक किसकी है? गणराजवंश काव्य प्लस गणिका नाम का नाटक, गणिका नाटक, ये है मौलाराम तोमर की। ठीक है, मौलाराम की है। मौलाराम तोमर लिख दो, मौलाराम की है। ठीक है, अगला लिखो, पवाड़ा भड़ो व जागर क्या है? पवाड़ा भड़ो प्लस जागर, ये अपने आप में क्या है? लोक गाथाएं हैं ये उत्तराखंड में। ठीक है, लोक गाथाएं, ये किसको क्या बोलते हैं? इसको लोक गाथाएं। अगला लिखना है आपने, पुर्तगाली जेसुइट पादरी अंतोनियो दे अंद्रोदे किसके शासनकाल में गढ़वाल आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पुर्तगाली पादरी, इसका नाम था पुर्तगाली पादरी अंतोनियो दे अंद्रोदे। ठीक है, किसके शासनकाल में गढ़वाल आया था? अंद्रोदे किसके शासनकाल में गढ़वाल आया था? इसका आंसर होगा श्याम शाह के काल में गढ़वाल आया था। इंपोर्टेंट कर देना इसको। ठीक है, यानी पुर्तगाली पादरी अंतोनियो दे अंद्रोदे किसके शासनकाल में गढ़वाल आया था? अंत्रोदे। और अब मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे कभी ना कहीं ये क्वेश्चन टपक सकता है, जो मैं अब बताऊंगा। अब कोई नहीं जानता, क्योंकि एक ही बार लाइफ मौका देगी, दोबारा वो क्वेश्चन आता ही नहीं। एक चीज ध्यान रखना, इनमें से किसने गढ़वाल की यात्रा की थी या नहीं की थी? यानी एक अंग्रेज, यानी जो वेस्टर्न कंट्री से आए थे, यूरोपियन कंट्री से आए थे, उनके नाम लिखने गढ़वाल यात्रा में। ठीक है, यूरोपीय यात्री लिख दो, समझ जाना आप लोग इन सब के नाम, और इसके अलावा ऑप्शन में नहीं होगा तो हटा देना उसको। ठीक है, यूरोपीय यात्री लिखो, मनुची बर्नियर। ठीक है, इसके अलावा फिंच फोस्टर, इसके अलावा हार्डविक, साथ ही साथ रेपर और मनुची होगा। ठीक है, इसके अलावा मूरक्राफ्ट, ये क्या आए थे? गढ़वाल की यात्रा पे आए थे। इनके नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला लिखो, पाली ग्रंथ में यह प्रदेश कहलाता था। पाली ग्रंथ में यह प्रदेश कहलाता था हिमवंत, यानी पाली ग्रंथ में इस प्रदेश को जो नाम दिया गया है वो दिया गया हिमवंत दिया गया। ठीक है, और अंतिम जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ऐतिहासिक, भूगोल, धार्मिक व आर्थिक पक्ष हेतु जो जानकारी देने वाला है वो महाभारत के में इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत में शकुंतला लोपा स्थान, दिग्विजय पर्व, उपान पर्व और तीर्थयात्री पर्व। चलो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन महाभारत से यहाँ की जानकारी के बारे में अच्छा खासा हमें स्रोत मिलता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट करना। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कभी ना कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आपके काम आ रही होंगी, आप इसको रिवाइज भी कर पा रहे होंगे, आप मज़े भी ले रहे होंगे, और मज़े लेना भी है। ठीक है, अब इसको जैसे आज की क्लास पढ़ ली, 1 घंटा 2 घंटा चिल करो, आराम करो, उसके बाद अगली क्लास के लिए तैयार रहना। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।